हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर का आपका जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री मेजर, हिस्ट्री ऑफ यूरोप, इसका यूनिट 1 का टॉपिक। तो यूनिट 1 में आपको पढ़ना है लेजेसी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, मतलब कि फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप कौन कौन सी घटनाएं थी जो घटित हुई, या फ्रांसीसी क्रांति की क्या विरासत थी जो कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान देखने को मिली। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फ्रांसीसी क्रांति जिसका टाइम पीरियड 1789 से 1799 का माना जाता है, ये आधुनिक विश्व इतिहास की एक मुख्य घटना में से एक मानी जाती है। इस क्रांति से न केवल फ्रांस बल्कि समस्त यूरोप, यानी कि पूरा जो यूरोप था एंड दुनिया के जो बाकी हिस्से थे, उनको भी इसने गहराई से प्रभावित किया। मतलब ये नहीं था कि फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव किसी एक क्षेत्र तक सीमित हो, बल्कि इसका प्रभाव असीमित रूप से अलग अलग क्षेत्रों तक भी देखने को मिला। इसका प्रभाव सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक स्तर पर भी देखा गया तथा आज भी विश्व के विभिन्न हिस्सों में इसका परिणाम देखा जा सकता है। ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति का जो मुख्य उद्देश्य था वो था समानता, स्वतंत्रता व बंधुत्व के सिद्धांतों को स्थापित करना। इस क्रांति ने राजशाही, सामंतवाद तथा चर्च की शक्ति को चुनौती दी। फ्रांसीसी क्रांति ने चुनौती दी सरेआम राजशाही को एंड सामंतवाद को एंड चर्च की शक्ति को, क्योंकि इसी क्रांति के दौरान लोगों को अब यह आभास होने लग गया कि उनको अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। लोगों ने पहली बार 3 चीज़ों की मांग की एक साथ: समानता, स्वतंत्रता तथा बंधुत्व। एंड इसके लिए उन्होंने राजशाही का विरोध करना शुरू कर दिया। क्रांति के पहले फ्रांस में राजनीतिक तथा सामाजिक असमानता थी, जो कि लोगों को बहुत परेशान कर रही थी। असमानता के कारण सभी लोग काफ़ी परेशान थे एंड फिर एक साथ लोगों ने निर्णय लिया कि वो क्रांति करेंगे। 3 प्रमुख वर्ग, जो कि पादरी, कुलीन तथा आम जनता का वर्ग था, उन तीनों के बीच में भारी भेदभाव था। पहला वर्ग जो था, जिसमें चर्च के प्रीस्ट यानी कि पादरी वर्ग शामिल था, उनको विशेष अधिकार प्राप्त थे। इसी तरीके से जो दूसरा वर्ग था, कुलीन वर्ग, जो कि राजशाही से संबंधित थे, उनको भी विशेष अधिकार प्राप्त थे। लेकिन जो आम जनता थी, उनको कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं था, बल्कि आम जनता को हैवी टैक्स पे करना पड़ता था, कर का भुगतान करना पड़ता था। इसके अलावा जितनी भी महंगाई की मार थी वो आम जनता को ही झेलनी पड़ती थी। क्रांति ने इस असमानता को समाप्त करने का प्रयास किया। मुख्य जो उद्देश्य था इस क्रांति का वो यही था कि इस असमानता को समाप्त कर दिया जाए। ये जो असमानता थी, ये जो क्लास डिवीज़न था, इसको कम्प्लीटली क्या कर दिया जाए, एबोलिश कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। ठीक है। एंड नए प्रकार के सामाजिक व राजनीतिक ढांचे की इसने नींव रखी। सबसे मुख्य जो प्रभाव था इस क्रांति का वो क्या था, राजतंत्र के प्रति लोगों की धारणा को इसने बदल दिया। ठीक है। जो फ्रांसीसी क्रांति थी, इसने लोगों की धारणा को बदल दिया। लोगों की जो धारणा थी पहले राजतंत्र के प्रति, अब वो धारणा बदलने लग गई। लोगों ने समझ लिया कि सत्ता जनता के हाथों में होनी चाहिए, ना कि किसी राजा या कुलीन वर्ग के, क्योंकि अगर सत्ता राजा के हाथ में होगी या कुलीन वर्ग के हाथों में होगी तो वो इस शक्ति का दुरुपयोग भी कर सकते हैं। इसके अलावा इस क्रांति के दौरान लोकतंत्र के विचारों को भी बढ़ावा दिया गया। बहुत सारे देश थे जिन्होंने जनतंत्र की स्थापना पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र, जिसको जनतंत्र भी कहा जाता है, वो इस्टेब्लिश होना चाहिए, उसकी स्थापना होनी चाहिए, ताकि किसी के भी साथ किसी भी तरीके का भेदभाव ना किया जाए। इस क्रांति के बाद फ्रांस ने गणतंत्र की स्थापना की एंड दुनिया के अन्य हिस्सों में भी गणराज्यों की मांग बढ़ने लग गई। फ्रांसीसी क्रांति ने मानवाधिकारों के विचारों को भी व्यापक रूप से फैलाया। मतलब कि जो ह्यूमन राइट्स थे, अब उनकी डिमांड भी इंक्रीज हो गई। क्रांति के दौरान 1789 में मानव तथा नागरिक अधिकारों की उद्घोषणा, यानी कि डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन,
की घोषणा की गई, जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार देने की बात की गई। ये दस्तावेज बाद में कई देशों के संविधान तथा कानूनों का आधार बना। अब जब क्रांति हुई, फ्रांसीसी क्रांति 1789 में, तो उसी दौरान क्या हुआ, मानव तथा नागरिक अधिकारों की उद्घोषणा नाम का एक दस्तावेज जारी किया, जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार देने की बात कही तथा ये कहा गया कि कौन कौन से अधिकार होंगे जो कि समान रूप से सभी नागरिकों को दिए जाएंगे। ये दस्तावेज फ्रांस में बना एंड फ्रांस में इसकी घोषणा हुई। धीरे धीरे ये अन्य देशों के संविधान में भी शामिल होने लग गया। अन्य देशों के संविधान में भी इसको जगह मिलने लग गई। ठीक है। क्रांति के कुछ आर्थिक प्रभाव भी थे। क्रांति के आर्थिक प्रभाव क्या थे? जैसे सामंती व्यवस्था का अंत हो गया, जिसने भूमि तथा संसाधनों पर कुलीन वर्ग के अधिकार को समाप्त कर दिया। उस समय क्या था, कुलीन वर्ग का अधिकार था भूमि के ऊपर, संसाधनों के ऊपर। एंड इस क्रांति के दौरान क्योंकि सामंती व्यवस्था का अंत हो गया, तो भूमि तथा संसाधनों पर भी जो कुलीनों का अधिकार था वो समाप्त हो गया। किसान तथा श्रमिक भी आर्थिक रूप से मजबूत हुए। एंड क्रांति के बाद फ्रांस जो था उसकी आर्थिक जो स्थिति थी वो धीरे धीरे ठीक होने लग गई। क्रांति से पहले फ्रांस में बहुत सारी आर्थिक समस्याएं थी, जैसे बेरोजगारी, महंगाई, लेकिन क्रांति के बाद धीरे धीरे सारी दिक्कतें कम होने लग गई। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फ्रांसीसी क्रांति ने यूरोप तथा अन्य क्षेत्रों में क्रांतिकारी आंदोलनों को प्रेरित किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखें तो फ्रांसीसी क्रांति जो थी इसने क्रांति ला दी, क्योंकि हर देश के जो लोग थे अब उनको रियलाइजेशन हो गया कि उनको अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। एंड सभी लोगों के मन में क्रांतिकारी विचार आने लग गए। 19वीं सदी में लैटिन अमेरिका, यूरोप तथा अन्य स्थानों पर स्वतंत्रता व जनतांत्रिक आंदोलनों का उभार हुआ, जिनमें से कई ने फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा ली। मतलब कि जब फ्रांस में क्रांति हुई तो दूसरे देश के जो लोग थे उन्होंने भी इससे प्रेरणा ली एंड उन्होंने सोचा कि अब वो भी अपने देश में क्रांति करेंगे ताकि उनके देश में भी सुधार आए, उनके देश में भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना हो। ठीक है। तो इसके लिए सभी ने क्रांति करना शुरू कर दिया। इस तरीके से वो क्रांति जो फ्रांस में शुरू हुई थी वो धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गई। यूरोप के कई अन्य राजतंत्रों ने क्रांति के फैलाव को रोकने के प्रयास किए। अब कॉमन सी बात है, जब फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरणा लेकर दूसरे देश के लोग भी क्रांति करेंगे तो जो राजतंत्र है वो हिलेगा। एंड राजतंत्र पर जो शासन कर रहा है, मतलब कि जो राजशाही को संभाल रहा है, जो राजतंत्र को हैंडल कर रहा है, वो राजा जो कि निरंकुश है, वो डरेगा, क्योंकि उसको डर लगेगा कहीं उसकी सत्ता ना हाथ से चली जाए। तो वही हुआ जब यूरोप के बहुत सारे देशों में राजतंत्र के विरोध में क्रांति होनी शुरू हुई, तो जो राजा थे, जो राजशाही थी, वो डर गई कि कहीं अब उसकी सत्ता हाथ से ना चली जाए, जिससे अलग अलग जगह पर अलग अलग युद्ध देखे गए। ठीक है। राजा ने लोगों को रोकने के लिए उन पर हथियार भी उठाए ताकि लोग उनसे डरकर क्रांति ना करें। इस तरीके से क्रांति को कुचलने का बार बार प्रयास भी किया गया। इसके अलावा क्रांति ने राष्ट्रीयता तथा राष्ट्रवाद के विचार को भी जन्म दिया। मतलब कि फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ, लोगों के मन में राष्ट्रीयता तथा राष्ट्रवाद यानी कि नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी डेवलप होनी शुरू हो गई। मतलब कि राष्ट्रीयता की भावना लोगों के अंदर पैदा हुई। लोगों में एक राष्ट्रीय पहचान तथा देशभक्ति यानी कि पैट्रियोटिज्म की भावना का विकास हुआ। लोगों को अब एहसास हुआ कि उनको अपने देश में सुधार लेकर आना है एंड जो तानाशाही व्यवस्था है उसको उखाड़ फेंकना है ताकि सभी का कल्याण हो, सभी का वेलफेयर हो। ठीक है, फॉर द सोशल वेलफेयर। इसके अलावा फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरणा लेकर बहुत सारे राष्ट्रीय आंदोलन हुए अलग अलग देशों में। ठीक है, ये जो प्रभाव था
ये 19वीं सदी में यूरोपीय देशों में देखा गया, जहाँ विभिन्न राष्ट्रों ने स्वतंत्रता के लिए, समानता के लिए संघर्ष किया। संक्षेप में अगर देखें तो फ्रांसीसी क्रांति ने आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था, आधुनिक राजनीति, समाज तथा अर्थव्यवस्था के स्वरूप को आकार देने में बहुत ही मुख्य भूमिका निभाई। इसने सामंती राजशाही व्यवस्था को चुनौती दी, लोकतंत्र तथा मानवाधिकार के सिद्धांतों को भी स्थापित किया तथा राष्ट्रीयता के विचार को भी इसने मजबूत किया। इसका जो प्रभाव था वो ना सिर्फ यूरोप तक सीमित रहा, बल्कि विश्व के अन्य हिस्सों में भी इसको महसूस किया गया, जो कि आज भी प्रासंगिक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।